Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about theoretical aspects of income method. Let's start with the topic. So जो भी बेटा factors of production की income होती है in the form of factor income, like landlord will receive the rent, entrepreneur will receive the profit. So these types of income will be a part of national income of the country. जो भी फैक्टर इनकम हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स अर्न करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इनकम विल बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम. मेनली बेटा इनकम मेथड के तीन पार्ट्स होते हैं. compensation of employees, so those people who are working on wages and salaries, their income will be a part of this first category. And then there come those people who are landlords, who are businessmen, their income will be part of number 2 operating surplus. Number 3 category is reserved for self-employed people, those doctors who are working on their own clinics, those teachers who are teaching at their own centers. So such type of income will be a part of mixed income. So all these three incomes are added up in order to calculate domestic income of a particular nation. So let's start with the very first component, that is compensation of employees. So here it is, compensation of employees, COE in short. So COE is made up of these three things. Number one, wages and salaries in cash. So employees receive wages, those who are casual workers, and then there are permanent workers who receive salaries, and there are some workers who perform exceptionally well, so they will receive bonus for that, extra effort. And it doesn't include the festival bonus, so only that bonus which is the earned by effort. So like आपने टारगेट को ओवर अचीव कर लिया या टाइम से पहले अचीव कर लिया, तो आपको बोनस देती है कंपनी. डियरनेस अलाउंस इज मेनली गिवन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू टैकल द इन्फ्लेशन. टाइम के साथ साथ चीज़ें महंगी होती हैं, तो एवरी ईयर जितना परसेंटेज आपकी सैलरी में इंक्रीज हो रहा है उस इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए, तो दैट परसेंटेज इज कॉल्ड एज डियरनेस अलाउंस. देन कमीशन डिपेंड्स अपॉन योर वर्क. तो कुछ एम्प्लॉयज़ बेटा ट्रैवल करते हैं कंपनी के काम से, और बाहर जाके उनका कुछ एक्सपेंस होता है. जब वो वापस आते हैं तो कंपनी उनको वो पैसे रिटर्न कर देती है. जब रिटर्न कर दिए पैसे, तो इस एक्टिविटी को रीइंबर्समेंट कहा जाता है. मान लो कि ट्रैवल करके एक एम्प्लॉय के 50,000 रुपये खर्च हो गए, कंपनी ने उसको वो 50,000 रुपये वापस कर दिए. इस 50,000 रिटर्न जो कंपनी ने करा है एम्प्लॉय को, इज कॉल्ड एज रीइंबर्समेंट. ये कोई एम्प्लॉय की इनकम नहीं है, बिकॉज जो भी पैसे उसके लगे बस वो उसको कंपनी ने रिटर्न कर दिया, एंड दैट्स इट. एंड जो भी पैसे कंपनी ने एम्प्लॉय को दिए वो कवर कर लेंगे व्हेन दे विल सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट. तो ये एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है रीइंबर्समेंट, क्योंकि जो भी पैसे इसमें लगते हैं वो पैसे कंपनी रिकवर कर लेती है. देन वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. तो जिस प्रॉपर्टी में एम्प्लॉय रहता है, अगर उसका रेंट कंपनी पे कर रही है तो वो एम्प्लॉय की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि सैलरी मिल रही है ठीक है, बट रेंट उसको डायरेक्टली नहीं मिल रहा, बट एक काइंड ऑफ सैलरी हो गई, क्योंकि कंपनी पे कर रही है. कंपनी ने उसके काम से इतना सेटिस्फाई हो गया, उसको एक कार दे दी, तो बेटा कार भी उसकी इनकम ही मानी जाएगी. उसको एम्प्लॉय को उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जो भी कार का अमाउंट होगा. सेकेंड हैंड कार यहाँ पर कंसीडर नहीं करी जाती है, ओनली दोज कार्स विच आर बॉट न्यूली फॉर द एम्प्लॉय. एंड देन फ्री मेडिकल सर्विसेज. एम्प्लॉय का जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो कंपनी पे कर रही है, उसके चिल्ड्रन की एजुकेशन का जो एक्सपेंस है वो कंपनी पे कर रही है. तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ इनकम्स आर पार्ट ऑफ हिज ओवरऑल कंपनसेशन ओनली. फाइन. एंड क्योंकि उसको सैलरी ऊपर अलग मिल रही है और ये इंसेंटिव्स उसको अलग मिल रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ सैलरीज हैं बट नॉट एग्जैक्टली सैलरी, तो ये भी उसकी इनकम ही मानी जाती है बेटा. देन देयर इज द लास्ट कैटेगरी, दैट इज employers contribution to social security schemes. There are many types of schemes available with the commercial banks and the post offices, जहाँ पर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अकाउंट ओपन करवा सकती है. हर महीने वहाँ कुछ पैसे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कि जब एम्प्लॉय रिटायर होगा कंपनी से तो उसको वो सारे पैसे विद इंटरेस्ट कंपनी के थ्रू मिलेंगे. कंपनी ने जमा करवाए थे इसी पर्पस के लिए, उसको एक सिक्योरिटी देने के लिए. अब अगर एम्प्लॉयर वो पैसे डिपॉजिट करवा रहा है तो वो एम्प्लॉय के लिए इनकम है, बट अगर वो पैसे एम्प्लॉय खुद जमा करवाएगा तो वो उसका एक्सपेंस हो जाएगा. तो क्वेश्चन करते टाइम इस बात का ध्यान रखना कि कौन सा वर्ड लिखा होना चाहिए. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक प्रोविडेंट फंड्स, ग्रेचुइटी, लेबर वेलफेयर फंड्स. ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें एम्प्लॉयर पैसे डिपॉजिट करवाता है एम्प्लॉय के लिए, तो कितना भी अमाउंट जमा हो रहा है, 5,000, 10,000 या इवन मोर देन दैट, तो वो हर महीने जाता रहेगा. इन दोनों से अलग अमाउंट होता है. यहाँ ये पैसे अलग हैं, ये पैसे अलग हैं, और ये वाले अलग हैं, क्योंकि एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है, तो ये उसकी तीनों के तीनों फैक्टर इनकम्स है. तीनों को प्लस कर देंगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पे आप आ जाओगे. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो जो लोग सैलरीज एंड वेजेस पे काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम है वो इन तीनों को सम करके बनती है। न्यूमेरिकल करते टाइम अगर आपको COE डायरेक्टली गिवन है तो आपको फिर इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर न्यूमेरिकल में आपको COE नहीं विजिबल नहीं दे रखा है एग्जामिनर ने, इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लुक फॉर दीज कंपोनेंट्स एंड इनको ऐड करोगे। और एक थर्ड कैटेगरी भी आ जाती है जहां पर ये भी दे रखा है और ये भी दे रखी है, तो ओनली लुक फॉर COE, क्योंकि अलग से वैल्यू जो उनकी दे रखी है वो ऑलरेडी COE में कंसीडर हो चुकी होगी। तो वी ओनली हैव टू लुक फॉर COE। if you are not able to look at COE in the question paper, what we have to look for these three things। and generally speaking 12th क्लास के जो ज़्यादातर क्वेश्चन है उसमें जो ये सेकंड कंपोनेंट है ये जनरली गिवन नहीं होता, वो एक क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से बन गया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में वो मिस कर देते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड को, तो जनरली ये दो दे रखे होते हैं। तो कोई बात नहीं, इन दोनों को ऐड करके COE को बना लेना। इन तीनों में से अगर कोई एक भी दे रखा है तो वही फिर COE मान लेना। तो यू विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट हाउ टू सॉल्व देम। अभी तो बेटा हम थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेंट एंड रॉयल्टी। देखो एक रेंट होता है एक्चुअल और एक रेंट होता है इम्प्यूटेड। आप अपने खुद के घर में रहते हो तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो हमारे GDP का पार्ट बन रही है, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बन रही है। एज्यूम करते हैं आप जिस घर में रहते हो उसका मंथली रेंट, इम्प्यूटेड रेंट 15,000 रुपये का बनता है, जिसकी आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी, वो ऑटोमेटिकली काउंट हो रहा है। आपके साथ वाला घर एक्चुअली किसी ने रेंट पे दे रखा है और उसको 15,000 रुपये हर महीने रेंट रिसीव हो रहा है, वो एक्चुअल रेंट भी काउंट होगा। और जो आपका घर सेम साइज का सेम डायमेंशन का है वो भी उसका जो इम्प्यूटेड रेंट 15,000 रुपये बनता है वो भी काउंट होगा, बिकॉज वो मार्केट रेंटल वैल्यू पे एस्टिमेट करा जा चुका है। So both the rents will be included, actual rent as well as the imputed rent। and then comes royalty। आपके लैंड के अंडर में अगर बेटा कोई सॉइल पाए जाता, कोई अगर एसेट्स मिलते हैं सॉइल के अंडर में या लैंड के अंडर कोई एसेट्स मिलते हैं, एसेट्स के केस में कौन कौन से हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं लाइक कोल, आयरन, नेचुरल गैस, या फिर कोई मेटल हो सकता है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। आप अकेले थोड़ी बेटा माइनिंग करने लग जाओगे, टूल्स लगते हैं। आप जिस माइनिंग एजेंसी को अप्रोच करोगे ज़मीन में से गोल्ड, कॉपर या जो भी मिला है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसके पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो ओनर हो आपको मिलेगा उसमें 60-70%, डिपेंड करता है आपके नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर और कॉन्ट्रैक्ट में कितना आपने परसेंटेज अपना क्लेम करा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम 60-70% आपको बिलोंग करेगा, बाकी 30-40% जो भी वैल्यू होगी एसेट की वो माइनिंग एजेंसी रखेगी फॉर देयर सर्विसेज दैट दे हैव गिवन टू यू। तो जो ओनर का शेयर होता है बिकॉज ऑफ दीज एसेट्स हैव बीन फाउंड आउट ऑन हिज सॉइल, तो that percentage of share which belongs to the owner is called as royalty। Now I believe royalty का मीनिंग भी आप लोगों को क्लियर है। Then comes interest। बेटा इंटरेस्ट अब कौन सा नहीं आता है पहले मैं वो बताऊंगा, फिर बताऊंगा कौन सा काउंट करा जाता है। तो 3 टाइप के इंटरेस्ट नहीं कंसीडर करे जाते हैं। पहली कैटेगरी का होता है गवर्नमेंट जो पैसे पब्लिक से बोरो करती है अपना काम चलाने के लिए, उसमें जो पब्लिक को वो इंटरेस्ट रिटर्न करते हैं टाइम पूरा होने के बाद, वो इंटरेस्ट का नाम होता है नेशनल डेट इंटरेस्ट। एंड दैट इंटरेस्ट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। उसके बदले में पब्लिक थोड़ी गवर्नमेंट को कुछ दे रही है, जो गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट पे कर रही है। तो एज अ रिजल्ट इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर जो बेटा पर्सनल लोन लेते हैं, ठीक है, उस पे जो इंटरेस्ट बैंक को पे करते हैं, वो इंटरेस्ट भी इकोनॉमी में कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी क्रिएट नहीं कर रहा है। अगर कोई कंज्यूमर पर्सनल लोन लेता है, सपोज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने के लिए और वाटर बिल्स पे करने के लिए, या फिर सपोज करते हैं कि उसको कोई नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी करनी है, कुछ बाइक खरीदनी है उसको, उसके लिए उसने लोन परचेज कर लिया, तो उस पर जो वो इंटरेस्ट पे करेगा इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज उसके लोन लेने से कुछ उसने आगे प्रोडक्शन नहीं करी है। बट अगर वही लोन किसी कंपनी ने लिया होता मोटरसाइकिल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए, तो उसमें जो इंटरेस्ट वो पे करते दैट वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, बिकॉज उसमें उन्होंने प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी है। तो गवर्नमेंट अगर पैसे बेटा बोरो करती है पब्लिक से, उस पर पब्लिक को इंटरेस्ट देते हैं, तो पब्लिक उन्हें एक्सचेंज में कोई सर्विस नहीं दे रही, तो इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक इनकम। एट द सेम टाइम जो लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं पर्सनल काम के लिए, चाहे मैरिज हो चाहे एजुकेशन हो, ऐसे पर्पसेस पे जो इंटरेस्ट पे करा जाता है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक इनकम। इसके अलावा जो इंटरेस्ट एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है लोन लेने के बाद, अब एक कंपनी ए एक कंपनी बी,
कंपनी बी ने कंपनी ए को लोन दिया और उस पर कंपनी ए ने उन्हें इंटरेस्ट पे करा। बेटा ये एक इनफॉर्मल सिस्टम हो जाता है, इसका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं मेंटेन करा जाता, इसीलिए इसको हम काउंट भी नहीं करते। वही लोन अगर कंपनी ए ने बैंक से लिया होता तो उस पर जो इंटरेस्ट वो पे करते, इट वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक इनकम, बिकॉज उससे वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करते। फाइन, तो ये वाले इंटरेस्ट नहीं आते हैं, बट जो एक्चुअल इंटरेस्ट कंपनी देती है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन, प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो लोन लिए थे उस पर इंटरेस्ट काउंट करा जाएगा। और बिजनेसमैन ने खुद से जो पैसे लगाए हैं उस पर जो उसका इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो जिस इंटरेस्ट की एक्चुअल पेमेंट नहीं भी हो रही है बट उससे प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम इन द इकोनॉमी। जो कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन है, पर्सनल पर्पस के लिए, उस पर इंटरेस्ट नहीं होता। गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट जो देंगे वो काउंट नहीं होगा, और कंपनी का आपस में जो इंटरेस्ट चल रहा है वो काउंट नहीं होता। बेटा कंपनी का प्रॉफिट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक गवर्नमेंट टैक्स लेती है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, एक डिविडेंड जो शेयर होल्डर में जाता है, बाकी वो रिटेन कर लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। नाउ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट में कंफ्यूज मत हो जाना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर आपको ये तीनों कंपोनेंट्स अलग से गिवन है तो प्लस करके प्रॉफिट बना लेना, और अगर प्रॉफिट दे रखा है और इनमें से भी कुछ दे रखा है तो इसको इग्नोर करना और सिर्फ प्रॉफिट की तरफ देखना, बिकॉज प्रॉफिट हमें अल्टीमेटली चाहिए इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ना यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस बेटा दिखाता हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस में कितनी चीजें आ गई हैं? 4, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, चारों को प्लस करेंगे तो दिस इज सेड टू बी ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर एक चीज और रह गई थी, मिक्स्ड इनकम, जैसे कि बार बार अपने सलॉन पे काम कर रहा है, एक ओनर फैक्ट्री पे बेटा बैठा है, एक एम्प्लॉई अल्टीमेटली एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में जैसे बैठा है, एक टीचर अपने कोचिंग सेंटर पर सर्विसेज दे रहा है, तो ये उनकी खुद की इनकम, मिक्स्ड इनकम है, ठीक है, कि कहीं से उनको कोई सोर्स से इनकम नहीं आ रही है। एंटरप्रेन्योर अगर प्रॉफिट अर्न करेगा तो बेटा वो प्रॉफिट हमने ऊपर कंसीडर यहाँ पर कर लिया था, बट अगर कोई पर्सन अपने खुद के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक टीचर अपने घर से जैसे पढ़ा रहा है, डॉक्टर अपने क्लिनिक पे सर्विस दे रहा है, एक फार्मर अपने फार्म पे फार्मिंग कर रहा है, तो जो भी इनकम इन सोर्सेज से आती है उनको ना तो हम प्रॉफिट में रखते हैं, ना तो हम रेंट में रखते हैं, ना हम वेजेस सैलरीज में रखते हैं। तो ऐसी इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की होती है, इट इज कैटेगराइज्ड एज मिक्स्ड इनकम। इसका फुल नेम होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर्स। सो व्हेन वी विल एड अप ऑल द 3 थिंग्स, दैट विल बी compensation of employees, operating surplus, and then mixed income of self-employed factors. By adding up all these 3 things, we will arrive at domestic income in the economy. So now I believe that you have understood the meaning of domestic income. It is estimated by adding up these 3 things. An operating surplus is made up of 4 things in total: rent, royalty, interest, and profit. And profit itself is made up of 3 further things, that is your undistributed profit, and then is corporate tax, and then is dividend. All right. एंड देन हाउ डू वी कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग दिस मेथड? सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तीनों सेक्टर्स में जो जो इनकम हुई है, सीओई, ओएस और एमआई, उनको एडअप करके डोमेस्टिक इनकम को निकाल लेंगे। डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, जो इनकम हमारे रेजिडेंट्स अब्रॉड से लाए हैं वो प्लस करेंगे, और जो बाहर के रेजिडेंट्स यहाँ से लेकर गए हैं उसको सब्ट्रैक्ट करके नेशनल इनकम निकल कर आ जाती है। बेटा एनएनपीएफसी स्टैंड्स फॉर नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करके नेशनल इनकम बना लेंगे। अब किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है? ट्रांसफर इनकम मैंने आपको शुरुआत में ही बोली थी नहीं आएगी, जैसे कि स्कॉलरशिप, पेंशन वाली इनकम को देखना भी मत, काउंट नहीं होंगी। सेकेंड हैंड गुड्स को अगर आपने सेल करा है तो उस पर अगर कोई कमीशन रिसीव हुआ है किसी एजेंट को तो वो काउंट होगा, बट जो उनकी वैल्यू है वो काउंट नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार काउंट हो चुकी है। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर पेपर एसेट्स होते हैं, आजकल तो डिजिटल होते हैं, बट एक इससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती। किसी इन्वेस्टर ने 10 रुपीज़ का शेयर खरीद के उसे 20 का बेच भी दिया तो उसने खुद कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी है, उससे बस गेन हो गया, तो इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। जिन लोगों को विंडफॉल गेन हो गया, बैठे बैठे पैसे आ गए लॉटरी या हॉर्स रेसिंग से या किसी ऐसे कुछ सोर्स से, तो इससे कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई है, काउंट नहीं करा जाएगा। जो ओनर की सर्विसेज हैं फैक्ट्री में, वो खुद बैठा है तो बेटा उसकी खुद की सैलरी काउंट होगी, एंड देन जो उसने पैसे इन्वेस्ट करे थे उस पर इंटरेस्ट काउंट होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड अगर कोई कंपनी मोबाइल डिवाइसेस बनाती है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को मोबाइल फ़ोन दिए हैं, तो बेटा उसमें कॉस्ट लगी है ना बनाने की, तो वो जो भी इनकम उसमें बननी चाहिए, इट विल बी काउंटेड in domestic income of the economy. So this is the theoretical aspect of income method which I have covered. I have tried
try to tell it in detail a lot, but still if there is any doubt, difficulty in this method, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.